स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। हम लोग शुरुआत करने वाले हैं वीडियो एग्ज़ाम के लिए अपने अभ्यास सेट की। तो जैसा कि आप लोगों ने डिमांड करी थी, तो मैंने उस डिमांड पर आप लोगों के लिए ये सेट पेपर शुरू कर दिया है। तो इस सेट पेपर को शुरू करने से पहले आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, इसकी हम व्याख्या करेंगे। उससे पहले आपको बताना चाहती हूँ कि आप लोगों ने काफ़ी फ़ोन किए हैं ऑफ़िस में और कहा है कि मैम क्रैश कोर्स चला दीजिए। तो यहाँ मैं आपको एक जानकारी देना चाहती हूँ कि मैं क्रैश कोर्स तो आप लोगों के लिए नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं है कि मैं लगातार क्लास ले सकूँ। अब अगर मैं क्रैश कोर्स देती हूँ तो फिर मैं सेट नहीं कर पाऊँगी, अगर सेट करवाती हूँ तो क्रैश कोर्स नहीं कर पाऊँगी। तो उसका मैंने एक समाधान निकाला है कि मैं आप लोगों के लिए प्रश्न उत्तर कराती हूँ, सेट पेपर कराती हूँ। और रही बात क्रैश कोर्स की, और ये क्रैश कोर्स आप मांग रहे थे कि जल्दी हो जाए और मैम थोड़ा पैसे कम कर दीजिए, हम आप पढ़ना चाहते हैं हिंदी, इस तरह की डिमांड भी छात्रों ने की। तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको यहाँ पर एक सुविधा दी है। मैं आपको बता देती हूँ कि आपको कहाँ मिलेगा। सबसे पहले तो आपको ये बात पता ही है कि जो ये टेस्ट पेपर मैं आपको कराने वाली हूँ, तो ये टेस्ट पेपर आप लोग हल कर चुके हैं, और जिन्होंने नहीं हल किया है वो बाद में देखें इस वीडियो को, पहले जाके वो हल करें। कहाँ जाके करना है? एप्लीकेशन को उन्हें डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन में जाना है टेस्ट सीरीज़ पर, और टेस्ट सीरीज़ पे जाके यहाँ पे आपको दिया हुआ है वीडियो के लिए टेस्ट सीरीज़, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है इसका। तो यहाँ जाके आपको ये टेस्ट पेपर देना है और आपको देखना है कि कितने सारे छात्रों ने टेस्ट पेपर दिया है, उसमें आपका स्थान कौन सा आता है। इससे आपको पता चल जाएगी कि आप किस स्थान पर आ रहे हैं, ठीक है। तो आपकी प्रोग्रेस कैसी है ये भी आपको पता चल जाएगी। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखते हुए इस चीज़ को ध्यान रखना है, यानी ये टेस्ट पेपर देना है। अब इसी में मैं आपको ये बात यहाँ बताने वाली हूँ, जो मुझे आपको अनाउंस करना था, जो बताना था, वो ये कि आपकी डिमांड पर मैंने आपके लिए एक क्रैश कोर्स टाइप से एक बैच बना दिया है, और वो बिल्कुल सस्ता ही रखा है। ये आपको मिलेगा जो आपका हिंदी, सामान्य हिंदी का कंप्लीट बैच वाला ऑप्शन है। जब आप इसमें जाएंगे तो वहाँ पे वीडियो के नाम से ही आपका ये बैच दिया हुआ है, वीडियो टारगेट बैच के नाम से है, और इसका प्राइस आपका 199 रखा है। ध्यान दीजिएगा, जैसा आप मांग रहे थे, बहुत सारे छात्र कह रहे थे कि मैम 400-500 का दे दो, तो मैंने आपका 400-500 का से भी बिल्कुल कम कर दिया। एक छात्र ने फ़ोन करके कहा था कि मैम मैं बहुत गरीब हूँ और मैं बहुत ज़्यादा आपको नहीं दे सकता, मेरे पास 200 रुपये हैं, मैं 200 रुपये आपको दे सकता हूँ, और मुझे तैयारी करनी है, और मेरा पहले रह गया था 2018 में मेरा सिलेक्शन निश्चित था, लेकिन अब ये दोबारा परीक्षा हो रही है। तो उसने अपनी बात रखी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि अगर मैं इस छात्र को 200 रुपये में दे रही हूँ अगर ये मौका पढ़ने के लिए, तो फिर सभी छात्रों को क्यों ना दिया जाए। आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं सबके साथ ना समान ही रहना पसंद करती हूँ। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि अगर मैं इस छात्र को यहाँ पर दे सकती हूँ 2 महीने 3 महीने पढ़ने का मौका अगर, तो फिर मैं सभी छात्रों को दे सकती हूँ। आप में से जो भी छात्र वीडियो की परीक्षा की तैयारी कर रहा है और उसे अगर ऐसा लगता है कि निधि मैम से एक बार मुझे पढ़ लेना चाहिए, तो आप सभी कक्षाओं को, जितनी भी आपकी क्लास हैं मैंने वीडियो के लिए जो दी हैं, उन सभी क्लासेस को आप पढ़ सकते हैं, और उसका जो प्राइस है आपका 199 रुपये होगा। तो आप इस मौके को मत खोइएगा, मत गवाइएगा। इसके साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, आप में से बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे जो यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे होंगे, बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जो यूपी एसआई की तैयारी कर रहे होंगे, बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जो यूपी ट्रिपल एससी के किसी अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। तो ये मैं आपको बता देती हूँ, जो ये बैच यहाँ पे वीडियो के लिए है, ये आप में से इस तरह की परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी छात्रों के लिए फ़ायदेमंद है। तो ये मौका है, फिर मत कहिएगा कि मैम आपने उनको मौका दिया, हमें नहीं दिया। तो आप इसी बैच को भी ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस बैच के अंदर मैंने आपको पूरी हिंदी पढ़ाई है, जो दी हैं क्लासेस वो पूरी हिंदी की क्लास दी हैं। तो ये बात, ये महत्वपूर्ण बात मैंने आप लोगों को बता दी है। तो ये मौका आप अपने हाथ से मत जाने दीजिएगा।
तो हम लोग शुरू करते हैं अपने टेस्ट पेपर को, जो मैंने टेस्ट पेपर आपको दिया है, यानी यहाँ पे आपने टेस्ट 1 यहाँ पे पढ़ा होगा, शुरू किया होगा, तो उस टेस्ट पेपर को हम शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने है। अब जल्दी से करिएगा, मैं यहाँ पे आपको व्याख्या भी बताऊंगी तो थोड़ा सा समय लग सकता है। हमारा टारगेट रहेगा 40 मिनट के अंदर इसको खत्म करना, तो यहाँ पे जल्दी से करेंगे। मैं प्रश्न पढ़ते हुए उत्तर आपको बताऊंगी, आप लोग पहले ही कर चुके हो इस पेपर को, ठीक है, तो यहाँ पे आपको व्याख्या देखनी है केवल। तो प्रश्न हमारे सामने दिया है, निम्नलिखित में से लिंग के आधार पर कौन सा साधु का विलोम है? आपको बताना, ऑप्शन दिया है साधुनी, सन्यासिनी, साध्वी या असाधु। तो ध्यान दीजिएगा, जो ये शब्द यहाँ पर दिया है साधु, साधु के 2 विलोम इसमें यहाँ दिए हुए हैं, एक दिया है साध्वी और एक दिया है असाधु, दोनों ही विलोम होते हैं। लेकिन प्रश्न को हम फिर से देखेंगे, प्रश्न कह रहा है लिंग के आधार पर बताना है। इसका मतलब हमें पता चल गया कि लिंग के आधार पर साधु क्या हो गया? पुल्लिंग, और इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाता है? साध्वी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 2 दिया है, कमल शब्द का पर्यायवाची है। कमल शब्द का पर्यायवाची बनाना है आपको। ताम रस, सोम रस, रसाल और अम्बू। आप जानते हो अम्बू पानी का पर्यायवाची है, ठीक है। रसाल आम का पर्यायवाची है, मैंगो जिसे आप कहते हो। सोम रस शराब का पर्यायवाची होता है और ताम रस कमल का पर्यायवाची होता है। तो यही हमारा क्या हो गया? इसका उत्तर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं, जल्दी से फटाफट करेंगे, बहुत तेज स्पीड से करना है। पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द है, सही शब्द आपको बताना है। दावाग्नि है, बड़वाग्नि है, जठराग्नि है या मंदाग्नि है? तो हमें पता है कि पेट की अग्नि के लिए जठराग्नि, जठर कहते हैं ना, जठर क्रिया जो होती है हमारे पेट में होती है, तो जठराग्नि बोलते हैं। तो पेट की अग्नि के लिए जो शब्द आएगा वो जठराग्नि आएगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देंगे हम। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आता है, प्रश्न संख्या 4। लक्ष्मण की मुस्कान परशुराम के क्रोध को और भी अधिक बढ़ा देती थी। रेखांकित वाक्यांश के लिए मुहावरा बताना है। अब रेखांकित वाक्यांश क्या है? और भी अधिक बढ़ा देती थी, मतलब पहले से बढ़ी हुई है फिर और भी अधिक बढ़ा देती है। ऑप्शन देखते हैं क्या दिया है, लाल पीला होना, मड़ी में आग देना, हवा हो जाना या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दे, किसी चीज को और भी अधिक बढ़ा देने के लिए क्या कहते हैं? मड़ी में आग देना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 5। सृजन का विलोम होगा, यानी सृजन का विलोम बताना है। ऑप्शन दिया है संहार, दुर्जन, प्रकृति, बनावट। देखो, सृजन का मतलब होता है बनाना, निर्माण करना, और निर्माण का विलोम क्या हो जाएगा? नष्ट करना। तो इन चारों में से अर्थ किसका हो गया? संहार। संहार का मतलब होता है नष्ट करना, तो यही इसका क्या हो गया? विलोम हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द आता है। अब जैसे यहाँ में देखिए, प्रकृति का मतलब प्राकृतिक चीज जो होती है, देखते हैं बनावट, बनावट हो जाता है जो उसकी नकल की जाती है, और दुर्जन मतलब बुरा व्यक्ति। ठीक है, तो इसका उत्तर हमारा क है। चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से, प्रश्न संख्या 6। कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है? एकदम ये नहीं देखना कि अरविंद का पर्यायवाची, पहले देखना वो कह रहा है कि नहीं है। ठीक है, तो अरविंद का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ है मिलिंद दिया है, पंकज दिया है, जलज दिया है, अंबुज दिया है। तो देखो, अंबुज, जलज, पंकज, ये तीनों के तीनों किसके पर्यायवाची हैं? अरविंद, यानी कमल के पर्यायवाची हैं। किसके? कमल के। ठीक है, ये तीनों किसके पर्यायवाची? कमल के। अरविंद भी किसका है? कमल का पर्यायवाची है। और यहाँ पे दिया है मिलिंद, मिलिंद इसका पर्यायवाची नहीं है। इसने यहाँ पे पूछा है मिलिंद भौरा का पर्यायवाची है, तो नहीं पूछा है, तो इसका उत्तर क्या हो गया? मिलिंद हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द दिया है नंबर 7। नंबर 7 कहता है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य सही है? सही वाक्य पूछ रहा है। अब 3 इसमें गलत होंगे, तो जो गलत हैं उसे हम निकाल देंगे, बचेगा हमारा एक सही। आम और कलम शब्द संज्ञा है। मुझे आज मेरी बहन को इंदौर भेजना है। हम एक ध्वज के नीचे एकत्र हुए हैं, उसे बीना बजाना नहीं आता। तो देखो, यहाँ पर बीना नहीं वीणा हो जाएगा, तो ये हमारा बाहर हो गया। हम एक ध्वज के नीचे एकत्र हुए हैं, ये वाक्य हमारा सही लग रहा है और यही हमारे वाक्य का
उत्तर भी है मतलब इस प्रश्न का। मुझे आज मेरी बहन को नहीं अपनी बहन को, तो यह भी गलत हो गया। आम और कलम शब्द एक संज्ञा है, ठीक है, एक संज्ञा है या संज्ञा शब्द हैं, ऐसे करके बोलेंगे, इसमें गलती आ जाती है तो यह भी कट जाता है। तो उत्तर हमारा क्या हो गया, सी हो गया, ठीक है, ग इसका उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा नंबर 5, सॉरी नंबर 8। सफाई से सामने की वस्तु चोरी करना के लिए मुहावरा होगा, यानी बताओ। तो सफाई से सामने की वस्तु, बहुत सफाई से सामने की वस्तु को चुरा लेने के लिए एक शब्द क्या कहते हैं, हाथ धोकर पीछे पड़ना, कलई खोलना, आंख का काजल चुराना, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो आंख का काजल चुराना यानी आंखों के सामने से चीज को हटा देना, निकाल ले जाना। तो इसका भाव जो है, यानी ये मुहावरा कौन सा है, आंख का काजल चुराना का ही भाव होता है, सफाई से सामने की वस्तु की चोरी कर ले जाना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। सही वर्तनी आपको बतानी है, आध्यात्म, प्रामाणिक, पारिवारिक या आशीर्वाद। तो देखो इसमें ये आध्यात्म नहीं अध्यात्म होता है, तो इसमें ये आ नहीं होना चाहिए, तो मतलब ये गलत हो गया। ये प्रामाणिक नहीं प्रामाणिक होता है, सही, तो ये भी गलत हो गया। और ये पारिवारिक नहीं पारिवारिक होता है, तो यह भी गलत हो गया। तो सही आंसर जो हमारा क्या है, आशीर्वाद है। तो यही हमारा उत्तर हो गया, ठीक, आशीर्वाद। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, निम्न में शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा शब्द है, सही वर्तनी बतानी है। एक शब्द है अनुग्रहित, 4 तरीके से लिखा हुआ है, तो इसमें से हम चुनेंगे। ऑप्शन को काट कर अगर आप चुनोगे तो ज्यादा आसानी से हो जाएगा। देखो किस तरह से, हमें ध्यान रखना, अनुग्रहित ग में ये पदेन रूप नहीं होता है तो कट जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है अनुग्रहित दिया है, और जबकि होता क्या है, अनुग्रहित होता है, तो ये कट जाएगा। अनुग्रहित ये हमारा सही आ रहा है, अब इसमें फिर पदेन रूप है तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो हमारा उत्तर क्या आ गया, उत्तर आ गया हमारा ख। अनुग्रहित का मतलब होता है एहसान मानने वाला, एहसान मंद, ठीक है। तो इस तरह से हमें पता चलता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, मानस का हंस किसे, ये किसके, मानस का हंस किसके जीवन पर आधारित उपन्यास है, ये कह रहा है। ऑप्शन दिया है सूर यानी सूरदास, ऑप्शन बी कबीरदास, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी रसखान। तो मानस का हंस जो है ये, इसे हम, ये तुलसीदास के जीवन पर लिखा हुआ उपन्यास है, ठीक है, किसके, तुलसीदास के जीवन पर। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 12 आता है, सूरज उगा और अंधेरा भागा, इस वाक्य में और शब्द क्या है, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण या संबंध बोधक। तो ध्यान दीजिएगा, और तथा एवं लेकिन किंतु परंतु और ये सारे जितने शब्द होते हैं अविकारी शब्द हैं हमारे, तो अविकारी का ये कौन सा शब्द होता है, समुच्चय बोधक शब्द होता है। तो आप लोगों ने अविकारी शब्द जब पढ़ा होगा तो आपको उसमें पता होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी आंसर है, ख। आता है नंबर 13, यदि माँ घर आएगी तो मैं उनके साथ बाजार जाऊंगी, इस वाक्य में कौन सा वाक्य है, ये आपको बताना है। यानी यदि माँ घर आएगी तो मैं उनके साथ बाजार जाऊंगा। ऑप्शन दिया हुआ है इच्छावाचक, संकेतवाचक, विधिवाचक या संदेहवाचक। तो देखो इस वाक्य की प्रकृति क्या है, यदि माँ घर आएगी मतलब एक कार्य होगा तो मैं उनके साथ बाजार जाऊंगी, तो दूसरा कार्य होगा। तो एक कार्य होने ना होने पर दूसरा कार्य होना या ना होना निर्भर करता हो, ऐसे वाक्यों को संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा, बी, ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है। अब छंद लगाने के लिए आपको इसकी मात्राएं गिननी होंगी। तो यहाँ पर देखेंगे लघु मात्रा लघु मात्रा, लघु 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 गुरु लघु गुरु, और यहाँ पर लघु लघु गुरु गुरु। अब गिनती कर लो इनकी, 2 4
3 यहाँ पे आ गई, तो 7 और 1 8 और 2 10, 2 12, 2 14 और 2 16। तो यहाँ पर कितनी हो गई? 16 मात्राएं हो गई। तो 16 मात्राओं वाला जो छंद होता है वो क्या होगा? सोठा, चौपाई, दोहा या वर्बे। तो वो चौपाई होता है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा इसमें ख, बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है ये सभी, आपको छंद जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। आधा गांव उपन्यास के लेखक कौन हैं? दिया हुआ है उदय शंकर भट्ट, राही मासूम रजा, नागार्जुन, राजेंद्र यादव। तो आधा गांव उपन्यास के लेखक जो हैं वो राही मासूम रजा हैं। ठीक है, ये आ गया, ये इनका है। तो आंसर बी हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला आता है प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 कहता है कि देवाश्रित, देवाश्रित शब्द में कौन सा तत्पुरुष समास है? तत्पुरुष समास का ऑप्शन दिया है अपादान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, या संबंध तत्पुरुष, या अधिकरण तत्पुरुष। तो यहाँ हम देखते हैं कि देवाश्रित का मतलब क्या है? देवों पर आश्रित। जो चीज देवों पर आश्रित है, यानी तो देवों पर आश्रित ये किसको दिखा रहा है? उसके आधार को दिखा रहा है। आधार दिखाने वाला हमारा क्या हो जाएगा? अधिकरण हो जाएगा। तो यह अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा 16 का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 कहता है कि हिंदी में डायलेक्ट किसे कहते हैं? भाषा को, बोली को, उपभाषा को, शैली को। तो हिंदी में डायलेक्ट कहते हैं बोली को। ठीक है, किसको बोलते हैं? बोली को। तो इसका उत्तर हमारा आ जाएगा बी। ठीक है, ख हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 18। वीरों का कैसा होगा बसंत, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? आपको बताना है। वीर रस है, शांत रस है, वात्सल्य है, या हास रस है? तो आपको यहाँ पे पता चल जाता है कि वीरों का कैसा बसंत होगा। इसमें वीरों की बात की जा रही है, और वीर हमेशा वीरता की बात करते हैं, और जो वीरता की बात करते हैं तो वहाँ पर वीर रस होता है। यह आप बहुत आसानी से लगा लेंगे। देखो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न थोड़े से, मैंने पहला जो टेस्ट पेपर लिया है मैंने बहुत आसान लिया है, ताकि आपके अंदर ना कॉन्फिडेंस आए, आपसे बहुत ज़्यादा ऐसे गड़बड़ी ना हो, आपको ये ना लगे कि पता नहीं हम कैसे करेंगे। धीरे धीरे हम प्रश्नों का स्तर बढ़ाते चलेंगे जैसे जैसे आप सीखते चलोगे। ठीक है, तो इस बार मैंने बहुत सरल प्रश्न लिए हैं ताकि आपके अंदर एक आत्मविश्वास बने। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 19। उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है जिसमें उपसर्ग नहीं है? वो बताना है, यानी रहित का मतलब नहीं। तो अनुरूप में अनु उपसर्ग हो गया, आगमन में आ हो गया, कुलीन शब्द दिया, आगे दिया है सभी में उपसर्ग, सभी उपसर्ग से बने हैं। तो यह गलत है, ये नहीं, ये सभी नहीं बने, ये 2 उपसर्ग से बने हैं। कुलीन शब्द जो है ये प्रत्यय विधि से बना है। तो यही हमारा क्या हो गया? उत्तर हो गया। अभी इसमें क्या लगा है भाई? इसमें लगा है कुल, इसका मूल शब्द है, और ईन इसका प्रत्यय है। तो ये प्रत्यय विधि से बना है। अब आप कहेंगे मैम दिख तो रहा है कु प्लस लीन, नहीं, कुलीन का मतलब होता है उच्च कुल का। तो यह किससे बना है? प्रत्यय विधि से। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। उत्तर ग, सी। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य सही है? सही वाक्य आपको बताना है। सुधीर बुरी तरह से प्रसिद्ध है, यह दवात मत छुओ टूट जाएगी। ग कह रहा है वे इंदौर के वजनदार विद्वान हैं। घ कहता है उसका गुस्सा उबल रहा था। तो सही वाक्य बताना है। तो देखो गुस्सा उबलेगा नहीं, ये कट जाएगा। यहाँ दिया वे इंदौर के वजनदार विद्वान नहीं होता, वजनदार कहना गलत होता है, प्रसिद्ध कह सकते हैं, प्रसिद्ध विद्वान। यह दवात मत छुओ टूट जाएगी, यह वाक्य सही लग रहा है। और सुधीर बुरी तरह प्रसिद्ध है। बुरी तरह प्रसिद्ध होना मतलब क्या होता है? तो बुरी तरह नेगेटिव यानी नकारात्मक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, और सकारात्मक के साथ, तो ये कहना गलत हो जाता है। तो ये गलत हो गया। तो उत्तर हमारा क्या आ गया? उत्तर आ गया हमारा ख। इसका उत्तर बी हो जाएगा 20 का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं प्रश्न संख्या 21। जातिवाचक संज्ञा बताइए। जातिवाचक संज्ञा आपको बतानी है यहाँ पर। लड़का, सेना, श्याम, दुख। देखो जातिवाचक संज्ञा वो होती है जो एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध कराते हो, एक जैसी। ठीक, तो इसमें हम देखेंगे कि दुख जो है वो भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, दुख क्या है? भाववाचक। श्याम क्या है? व्यक्तिवाचक, ये किसी का नाम है। सेना क्या है? ये समूह का बोध कराती है, समूहवाचक, ये समुदायवाचक। अब आ गया लड़का, बच गया यहाँ पे जातिवाचक। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा? क।
बात समझ में आ गई? जल्दी से ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 22। निम्नलिखित में बताइए कौन सा शब्द संबंध बोधक अभिकारी है? संबंध को बताने वाला अभिकारी शब्द नहीं, सॉरी, प्रश्न पूरा पढ़ेंगे। संबंध बोधक अभिकारी नहीं है, ठीक है? अगर मेरी तरह से पढ़ लिया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये पूछ रहा है कि जो नहीं है, इसका मतलब इसमें 3 संबंध बोधक हैं, कोई एक है। आगे दिया है ऑप्शन बिना, मारे, शाबाश या पहले। तो हमें पता चलता है जो ये शाबाश है ना, शाबाश शब्द दिया है, ये विस्मादि बोधक शब्द है। क्या है? विस्मादि बोधक, यानी आश्चर्य, शाबाशी को ना, शाबाश, ये भावना को व्यक्त करने वाला है। तो यही हमारा समुच्चय जो इसमें दिया है हमारा कौन सा? संबंध बोधक। तो संबंध बोधक अभिकारी नहीं है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 23। का सरवरी तही देव मयंकु चांद कलंकी वह निकलंकु प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन दिया है व्यतिरेक, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति। अब देखो, अगर अचानक से न पता चले तो कैसे हल करेंगे उसको? आप देखेंगे यहाँ पे कि वक्रोक्ति कहती है टेढ़ा कथन। चलो टेढ़ा कथन बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं इसमें यमक दिया है। यमक कहता है कि एक शब्द 2 बार प्रयोग होता है। तो क्या इस शब्द में एक मतलब 1 बार 2 बार दिखाई दे रहा है? नहीं, 2 बार नहीं दिखाई दे रहा, उसका अर्थ भी अलग अलग होता है, तो यमक कट जाएगा। अब यहाँ पे श्लेष कह रहा है। श्लेष में क्या होता है कि एक ही शब्द के 2 या 2 से अधिक अर्थ होते हैं। तो यानी शब्द वाक्य के अंदर हमें क्या चाहिए? अनेकार्थक शब्द चाहिए। और अनेकार्थक की लिस्ट अगर आपने याद कर ली, आपको पता चल गया कि कौन कौन से शब्द अनेकार्थक होते हैं, तो आप काफी हद तक इसको पहचानने में आपको मदद मिलती है। दिया है का सरवरी तही देव मयंकु चांद कलंकी वह निकलंकु। तो इसमें कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसके अंदर अनेक अर्थ वाला हमें दिख रहा हो, तो हमारा श्लेष कट जाता है। और जब श्लेष कट जाता है तो वक्रोक्ति भी कट जाएगा, क्योंकि वक्रोक्ति में भी अनेकार्थक शब्द की आवश्यकता होती है। तो हमें मिल गया यहाँ पे व्यतिरेक, यही हमारा उत्तर है। अब हम व्यतिरेक की परिभाषा पहचान कर लेते हैं। व्यतिरेक का मतलब होता है कि जब किसी अलंकार में, किसी उपमान में दोष निकाल दिया जाए, उपमान को कमतर दिखाया जाए, पराजित दिखाया जाए, लज्जित दिखाया जाए, और उपमेय जो मुख्य वस्तु है उसको विशेष दिखाया जाए, तो वहां व्यतिरेक होता है। पंक्ति कहती है का सरवरी तही देव मयंकु, मतलब मैं चंद्रमा से अपनी नायिका के चेहरे की तुलना कैसे करूं? चांद कलंकी वह निकलंकु, चांद में तो कलंक है और जो नायिका का मुख है वो तो निष्कलंक है। तो जो उपमेय है उसको श्रेष्ठ बताया गया, और उपमान जिससे उसकी तुलना कर रहे थे उसको क्या दिखा दिया? उसमें दोष दिखा दिया। तो इसके अंदर क्या हो गया? व्यतिरेक अलंकार हो गया। ठीक है, इस तरह से आपको पहचान लेना है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न लेंगे, प्रश्न संख्या 24। हो सकता है शाम तक इस कठिनाई का समाधान निकल आए। इस वाक्य में कौन सा वाक्य है? ऑप्शन कह रहा है संदेहवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, विधिवाचक। विधिवाचक वाक्य वो होते हैं जिनमें काम का होना या करना पाया जाता है। तो यहाँ पर तो काम का होना या करना नहीं पाया जा रहा, यहाँ तो संभावना व्यक्त की जा रही है, तो कट जाएगा। संकेतवाचक 2 क्रियाएं होना आवश्यक है, एक क्रिया का होना ना होना दूसरी क्रिया के होने ना होने पर निर्भर करता है, तो कट जाएगा। इच्छावाचक जहां पर इच्छा जताई जाए, अर्थात वाक्य के अंदर चाहता हूं, चाहती हूं, चाहते हैं, इस तरह का वाक्य आपको, मतलब इस तरह की क्रिया अंत में मिलेगी, तो वहां इच्छावाचक होता है, तो कट गया, बचा संदेहवाचक। संदेह है, कह रहा है हो सकता है, कुछ पता नहीं है, मतलब संदेह व्यक्त कर रहा है, संभावना व्यक्त की जा रही है। तो जहां संभावना व्यक्त की जाए, संदेह हो, डाउट हो, तो वहां क्या होता है? संदेहवाचक वाक्य होता है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 25। निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है? दीर्घ स्वर पूछ रहा है। ऑप्शन कह रहा है लघु उ, दीर्घ उ, ओ, औ। अब आपका दिमाग कह रहा होगा कि मैम आप तो तीनों ही रहे हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा उत्पत्ति के आधार पर जब हम पढ़ते हैं तो ये जो दोनों हैं ये हमारे संयुक्त में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं? संयुक्त, संयुक्त के अंदर हमारे आ जाते हैं। तो फिर हम यहाँ देखते हैं कि ये तो हमारा लघु हो गया, तो ये हमारा दीर्घ में आ गया, तो हमारा उत्तर क्या हो गया? ख हो गया। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, मैंने क्लास में पढ़ाया है। नहीं पढ़ा हो तो जो क्लास आपको दी जा रही है उस क्लास में आप पढ़ लेना ध्यान से। समुदायवाचक संज्ञा छाटिए, आपको बताना है इसमें से समूहवाचक संज्ञा नहीं। ऑप्शन दिया है गाय,
फौज, दही, हिमालय। तो आप यहाँ देखते हैं कि जो हमारा यहाँ पर हिमालय है ये हमारा क्या हो गया, व्यक्तिवाचक, ठीक है, ये होगी व्यक्तिवाचक। दही ये द्रव्यवाचक में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, द्रव्यवाचक के अंदर आ जाएगा। फौज ये समूह को बता रहा है, समूहवाचक है, समुदायवाचक। और गाय जाति को दिखा रहा है तो जाति को दिखाएगा। तो उत्तर क्या आ गया हमारा, उत्तर ख आ गया। बात समझ में आ गई ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 27। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है जिसमें उपसर्ग नहीं है, वो बताना है आपको। बिन सुना, उपदेश, संयोग, अभिप्राय। आपको पता चल जाएगा यहाँ पर, बिन सुना में बिन, संयोग में सम, अभिप्राय में अभी, ये उपसर्ग है हमारे। यहाँ पे बच गया उपदेश। उपदेश शब्द में कोई उपसर्ग नहीं होता, यही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है ना कि दोनों टुकड़ों का अर्थ होना जरूरी है। दोनों टुकड़ों का अर्थ कैसे, उप का अर्थ होना जरूरी है, देश का अर्थ होना जरूरी है, किसमें, उपदेश में। लेकिन उपदेश का मतलब होता है दृष्टांत देना, भाषण देना, और उप का मतलब होता है कम, और देश मतलब देश राष्ट्र के लिए, तो कम राष्ट्र उपदेश का मतलब नहीं होता, तो इसलिए यह उपदेश विधि, इसे उपसर्ग विधि से नहीं बना, ठीक। तो उत्तर बी। आगे आता है अगला प्रश्न संख्या 28। अव्ययभाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा। जैसी शक्ति, जितनी शक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा जो शक्ति। तो आपको पता है इसका उत्तर सी यानी ग, शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति का मतलब क्या हो गया, शक्ति के अनुसार। यथा का अर्थ हो जाता है के अनुसार, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा सी, ग। नंबर 29। सूर्योदय शब्द में कौन सी संधि है। ये तो बहुत ही आसान है, आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। सूर्योदय शब्द के बीचों बीच आपको ओ की मात्रा भी दिखाई दे रही है। सूर्योदय मतलब सूर्य प्लस उदय से बना है, तो इसके अंदर गुण संधि हो जाती है हमारी। गुण संधि का सूत्र कहता है किसी ए या आ का मेल किसी उ या उ से होता है। तो देखो यहाँ पर ध्यान देना, अगर लघु या दीर्घ उ से होता है तो दोनों के मेल से उत्पन्न विकार क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। तो यहाँ वही हुआ है, सूर्य का अ और उदय का उ मिलकर क्या बनाते हैं, ओ बनाते हैं, ठीक है। आपको पता है, संधि पढ़ी है आपने तो देखते ही समझ जाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 30। विलोम शब्दों के बीच लगने वाले चिन्ह को क्या कहते हैं। देखो विलोम शब्द, जब जहां दो विलोम शब्द दिए, उदाहरण के तौर पर जैसे मान लीजिए मैंने लिखा लाभ हानि, तो हम लाभ हानि लिख रहे हैं, तो लाभ हानि क्या है, एक दूसरे के विलोम है। तो इनके बीच में जो ये लग रहा है, इस चिन्ह की बात कर रहा है, तो यह चिन्ह कौन सा होता है, योजक चिन्ह होता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, क, ठीक है, विलोम शब्द के मध्य लगने वाला चिन्ह, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 31। किस शब्द में ई प्रत्यय नहीं है। ये कह रहा है यहाँ पे चार शब्द दिए हैं, इनमें ई प्रत्यय नहीं लगा, वो आपको बताना है। दादी, बकरी, लोरी, देवी। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, लोरी हो जाएगा। कैसे हो गया, दादी दादा शब्द से बना है, तो दादा का आ हटाकर ई लगा दिया, दादी बन गया। बकरा का आ हटाकर ई लगा दिया तो बकरी हो गया, यानी इसमें भी प्रत्यय जुड़ा। देव में अ हटाकर ई लगा दिया, देवी बना दिया। तो दादी, बकरी, देवी, इन सब में ई प्रत्यय लगा हुआ है, लोरी में नहीं लगा। लोरी अपने आप में एक रूढ़ शब्द है, सार्थक शब्द है, तो यही हमारा क्या है, इसका उत्तर है। चलो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 32। प्रश्न संख्या 32 कहता है निम्नलिखित में से द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया किस वाक्य में है। आपको बताना है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। ऑप्शन कह रहा है सोनू यह कदम उठाना, कदम यहाँ उठाना, अब जो भी कदम होगा या कुछ और वस्तु का नाम भी हो सकता है, ठीक है, जो दिया है। रानी बच्चे को कपड़ा पहनाना, दूसरा सुरेश पानी भिजवाना, चौथा मोहन यही किताब दिलाना। तो अब देखो, आप जब भी पहचान करोगे ना, प्रेरणार्थक क्रिया दो प्रकार की होती हैं, द्वितीय प्रेरणार्थक और एक होती है प्रथम प्रेरणार्थक। तो याद रखिएगा, प्रथम प्रेरणार्थक की पहचान आपको करना है
जो आपकी क्रिया होती है यानी उसका धातु, उसमें आना या लाना जुड़ा हुआ होता है, लेकिन जो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होती है उसमें वाना जुड़ा होता है। ठीक है, क्रिया में, धातु में। तो आप देखेंगे उठाना, उठ में आना जुड़ा है, पहन में आना जुड़ा है, दिलाना में यहाँ पर लाना जुड़ा हुआ है। ठीक है, देना में लाना जुड़ा है, लेकिन भेजना में भिजवाना, वाना जुड़ा है। तो यही आपकी क्या है, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। तो ये तो पहचान हो गई, लेकिन इसके साथ ही होता है कि प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया वो होती है जब कोई बोलने वाला सुनने वाले से काम करवाता है, और द्वितीय प्रेरणार्थक होती है जब बोलने वाला सुनने वाले के माध्यम से किसी अन्य से काम करवाता है, तो वह द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो उसकी पहचान आपको वाक्य के अर्थ से हो जाती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब डिटेल में विस्तार से पढ़ना है आपको, तो परीक्षा मैंने जो आपको दिया है ना ऑफर, जो आप 199 में लेना चाहते हैं तो ले लीजिए जल्दी से क्लास को। ठीक है, विस्तार से पढ़ने के लिए संधि विच्छेद करना है वातानुकूल का। कुछ नहीं करना, आपको इतना ध्यान नहीं लगाना, आपको देखना है सार्थक शब्द किसमें है और किसमें नहीं है, काट दीजिए जल्दी से करने में। ऑप्शन देखेंगे, वात प्लस अनुकूल दे रखा है, अनुकूल, वर्तनी गलत हो गई, काट दो। अनुकूल यहाँ सही है, लेकिन वाता, वाता का कोई अर्थ नहीं है यहाँ पर, वात होता है, वात का मतलब हवा। ठीक है, यहाँ पे तो वात सही है। अब इसमें देख लेते हैं, इसमें अनुकूल दिया है, काट दो, उत्तर मिल गया आपको। ठीक है, ख, वात प्लस अनुकूल, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी फटाफट। नंबर 34, यह गाय काली है, यहाँ किस प्रकार का सर्वनाम है। यह गाय काली है, इसमें यह जो शब्द है ना, जो रेखांकित हो रहा है, इसकी बात कर रहा है कि ये किस प्रकार का सर्वनाम है। निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, निजवाचक है, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, ये तो कट जाएगा, ऐसा नहीं है, इनमें से है। निजवाचक मतलब जो स्वयं का बोध कराता है, तो ये नहीं है, यहाँ स्वयं का बोध नहीं करा रहे, गाय को क्या कर रहा है, निश्चित कर रहा है, सुनिश्चित। तो अनिश्चित भी कट जाएगा, ऑप्शन क्या है आपका, निश्चयवाचक क आ जाएगा। ठीक है, यह गाय, गाय को क्या कर रहा है, निश्चित कर रहा है कि कौन सी गाय काली है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35, समुद्री सांप में घातक परंतु कीमती जहर पाया जाता है, इस वाक्य में कितने विशेष्य और विशेषण हैं। तो आप यहाँ देखेंगे, हम ये प्रश्न पूछ रहा है, ऑप्शन अलग अलग दिए हैं, पर पहले आप विशेषण और विशेष्य को समझ लो। समुद्री सांप, एक विशेषण और एक विशेष्य, यहाँ आ गए। घातक परंतु कीमती, ये दो विशेषण हैं। ठीक है, दो हो गए, एक विशेषण वहां और दो विशेषण यहाँ, तीन विशेषण हो गए। आगे कह रहा है जहर, ये एक विशेष्य हो गया। तो हमें पता चलता है कि तीन विशेषण और दो विशेष्य हैं इसके अंदर। तो हम देखेंगे, दो विशेषण कट जाएगा, चार विशेषण कट जाएगा, तीन विशेषण इसमें दिया है और दो विशेष्य, यानी यही हो गया, तो ये भी कट गया। आंसर हमारा आ गया सी, दो विशेष्य हैं और तीन विशेषण हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है। गुणवाचक विशेषण बताना है, चौगुना, नया, तीन, कुछ। ध्यान दीजिए, कुछ है अनिश्चित, कुछ क्या है, अनिश्चित गुण, अनिश्चित विशेषण है ना, अनिश्चित होगा, अनिश्चित वाचक। ठीक है, तीन संख्यावाचक है और संख्यावाचक में गणनावाचक हो जाएगा। ठीक है, संख्यावाचक। चौगुना, यह हमारा क्या है, ये आवृत्ति को दिखा रहा है, आवृत्तिवाचक है। ठीक है, किसको है, आवृत्ति को, संख्यावाचक का ही है, नहीं संख्यावाचक का ये कौन सा है, गणनावाचक। ठीक, ऐसे ध्यान देना। अब ये जो नया है, ये आपका उत्तर है, ये किसको दिखा रहा है, गुण को दिखा रहा है। गुण को दिखाने वाला गुणवाचक विशेषण होता है, बात समझ गए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 37, नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप है, नेत्री, नेत्री का पुल्लिंग रूप बताना है, क्या है, नेता, नेत्री, नेतनी या नातनी, नातिन, नेताइन, सॉरी नेताइन लिखा हुआ है ना, नेतिन और नेताइन। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका, ये तो आपको पता है, बहुत सरल है, नेत्री, नेता का नेत्री। ठीक है, ऐसे ही अभिनेता का अभिनेत्री आता है ना। तो उसी तरह से इसका स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा जो नेत्री, और इसका पुल्लिंग रूप हो जाएगा नेता। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 38,
दिनेश आज भी रिकॉर्ड तोड़ सकता है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है आपको बताना है। ऑप्शन दे रखा है, परतंत्रता बोधक, शक्ति बोधक, आरंभ बोधक, इच्छा बोधक। मैंने आपको पढ़ाते समय हमेशा बताया है कि प्रश्न अपने आप अपना उत्तर देगा, आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कह रहा है इच्छा बोधक, यानी इच्छा को बताने वाला इच्छा बोधक। आरंभ बोधक, आरंभ होना, किसी काम का आरंभ होना दिखाने वाला आरंभ बोधक। शक्ति बोधक, किसी काम में कर सकने की शक्ति होना, शक्ति बोधक। परतंत्रता बोधक, किसी को काम को न कर सकने की शक्ति होना, परतंत्रता बोधक हो जाएगा। अब यहाँ पे दिख रहा है दिनेश आज भी रिकॉर्ड तोड़ सकता है, तो उसके अंदर क्या है, शक्ति है कि नहीं है, शक्ति है उसके अंदर, तो कौन सी क्रिया है, शक्ति बोधक। ठीक है, इतना आसान है, हिंदी बहुत आसान है। मैं आपसे कहती हूँ थोड़ा सा दिमाग लगाइए, चाचा चौधरी से तेज चलाइए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न संख्या 39। तुम्हारे द्वारा यह काम क्यों नहीं किया गया, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है, ये बताना है। भाववाच्य, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, संदेहवाचक। अब आपको पता है कि वाच्य की बात कर रहा है, काम को करने वाला कौन है, तुम। ठीक है, तुम्हारे के साथ क्या लगा है, के द्वारा। के द्वारा को दिखाने वाला जो वाक्य होता है, जिस वाक्य में कर्ता के साथ के द्वारा लगा होता है, वह वाक्य सदैव क्या होता है, कर्मवाच्य होता है। मैंने आपको बढ़ाया है, वाच्य जब आप पढ़ेंगे आंसर आ गया आपका। ठीक है, आगे बढ़ो। प्रश्न संख्या 40। निम्नांकित में से बताइए कि नव विकसित ध्वनियां कौन सी हैं। नवीन विकसित ध्वनियां जब बात आएगी क ख ग घ में से, तो ध्यान दीजिएगा, नवीन विकसित के अंदर आपकी अरबी फारसी ध्वनियां होती हैं या अंग्रेजी ध्वनि होती है। अरबी फारसी ध्वनियां आपको पता है जिन ध्वनियों के नीचे नुक्ता लगा होता है। ठीक है, नुक्ता जिनके अंदर आएगा, और ये 5 वर्ण हैं हमारे, कौन कौन से, क ख ग ज और फ, ये वर्ण आते हैं, इनके नीचे नुक्ता लग जाता है। ठीक है, उर्दू भाषा के लिए। और जो अंग्रेजी ध्वनि है वो हमारा आ के ऊपर अर्धचांद लग जाता है, ये अंग्रेजी ध्वनि है। तो इन में से आपको किस विकल्प में दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। नवीन विकसित ध्वनियां यही हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 41। सहचर शब्दों के बीच लगने वाले चिन्ह को क्या कहते हैं। सहचर का मतलब होता है साथ साथ आने वाले शब्द। जैसे मान लो हमने शब्द रखा समझबूझ, समझबूझ कर काम करना हम बोलते हैं समझबूझ कर, तो सहचर शब्द होते साथ चलने वाले। इस शब्द के साथ ये आता है, इनके बीच में लगने वाला यह चिन्ह क्या कहलाता है, दिया हुआ अल्प विराम, विवरण, अवतरण या योजक, तो योजक चिन्ह होता है। मैंने आपको पढ़ाया विराम चिन्ह में, तो योजक चिन्ह आएगा। उत्तर हमारा क्या आ गया, डी घ, इसका उत्तर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। नहीं कह रहा है, ये नहीं हमें देखना है। खाना, गाना, रोना, खजाना, तो प्रत्यय नहीं है जिसमें। खाना में ना प्रत्यय लगा है, गाना में ना लगा है, रोना में ना लगा है, खजाना अपने आप में पूरा शब्द है, इसमें कोई प्रत्यय नहीं है, ये रूढ़ शब्द है, एक सार्थक शब्द है, तो यह हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यामा के रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा या मीराबाई। तो यामा कविताओं का संग्रह है और इसके जो रचनाकार हैं वो हैं महादेवी वर्मा। ठीक है, इनकी जो कवित्री हैं महादेवी वर्मा है। उत्तर आपका सी हो गया, ग। अगला प्रश्न आता है, आंसू शब्द का बहुवचन क्या होगा। आंसू शब्द का बहुवचन बताना है। आंसू, आंसुएं, आंसुओं या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, आंसू शब्द जो उसका वो अपने आप में क्या होता है, बहुवचन होता है, वह स्वयं में ही क्या होता है, आंसू। ठीक है, आंसू गिर रहे हैं, आंसू गिर रहा है नहीं बोलेंगे, आंसू गिर रहे हैं, आंसू बह रहे हैं, ऐसे बोला जाएगा, अपने आप में बहुवचन होता है। तो इसका उत्तर ए ही हो जाएगा। ठीक है, जो उसका एक वचन रूप दिया है वही उसका एक बहुवचन रूप होता है। ठीक, तो आ गया यहाँ पर उत्तर। अगला प्रश्न आएगा, प्रश्न संख्या 45। गायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। गायक से बना है गायिका, तो आराम से आप पहचानेंगे। गायिका की वर्तनी आपको यहाँ पे देखनी है, तो गायिका की वर्तनी क्या हो जाएगी, बी, इसमें उत्तर हो जाएगा ख, गायिका। ठीक है, शब्द आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 46। संबंधवाचक सर्वनाम बताना है। हमारे सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, इनमें से बताना है, दिया है कोई, कौन, जो, वह। वह जो हमारा शब्द है ये हो गया हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम।
ठीक है। जो हमारा हो गया संबंधवाचक सर्वनाम, यही हमारा क्या है, प्रश्न का उत्तर है। कौन हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम, और कोई हो गया अनिश्चित सर्वनाम, ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इस तरह से हमारा उत्तर क्या हो गया, ग हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 47। त्र वर्ण किसके योग से बना है? ये हमारा क्या है, संयुक्त व्यंजन है। और मैंने आपको बताया त्र जो बनता है ये किससे बनेगा, इसमें त होता है, फिर इसमें र होता है, ठीक है, और ये अ स्वर लगा दें अगर इस तरह से, तो ये हमारा त और र के योग से बनता है। तो अब हम यहाँ देख लेते हैं ऑप्शन क्या दे रखा है। पहले र दे रखा है तो ये कट जाएगा, त्र नहीं ये कट जाएगा, त और र दे रखा है यहाँ पर, और यहाँ हमारा त के नीचे ना, यहाँ कोई हल नहीं है, स्वर दे रखा है, तो ये भी कट जाएगा। इसका उत्तर हमारा क्या हो गया, घ हो गया, ठीक है। तो ये त और र, यानी ये। अब आप कहेंगे कि मैम इसमें तो हल नहीं लगा हुआ है, इसका स्वर यहाँ पे है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48। आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता हैं। आषाढ़ का एक दिन के जो रचयिता हैं वो कौन है? ऑप्शन दिया है सेठ गोविंद दास, भीष्म शाहनी, मोहन राकेश या लक्ष्मी नारायण लाल। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ग सी, मोहन राकेश। आषाढ़ का एक दिन किसने लिखा है, मोहन राकेश ने लिखा है, ठीक है। इस अगला प्रश्न है हमारे सामने। निश्चरहीन करूं मही भुज उठाई पनकीन, सकल मुनिन के आश्रमन जाई जाई सुखदीन। उपर्युक्त उद्धरण में किस रस की निष्पत्ति हुई है? मतलब आपको रस बताना है कि रस क्या है, करुण रस है, वीर रस है, रौद्र रस है या भयानक रस है। पंक्ति कहती है निश्चर हीन करूं, मही मतलब पृथ्वी, निश्चर मतलब राक्षस, हीन माने मतलब राक्षसों से मुक्त। तो यहाँ कहते हैं कि इस पृथ्वी को ना राक्षसों से मुक्त कर दूंगा। भुज उठाएं पनकीन, पन मतलब प्रण करते हैं, भुजा उठाकर ऐसा प्रण करते हैं। सकल मुनिन के आश्रमन जाई जाई सुखदीन, सकल मतलब सभी, सभी मुनि ऋषियों के आश्रमों में जाकर उनको उनके यज्ञ का सुख प्रदान करूंगा। तो इस तरह का प्रण किया है राजा राम ने, वचन दिया है अपने गुरु को, तो उन्होंने अपने अंदर साहस और उत्साह का प्रवाह किया है। तो यहाँ पर वीर रस की उत्पत्ति होती है। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, ख हो जाएगा, वीर रस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो बघेली बोली हमारी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 50 प्रश्नों को हल किया है। इस प्रश्न पत्र में हमारा गद्यांश भी आता है, लेकिन इस प्रश्न पत्र में मैंने गद्यांश नहीं रखा था क्योंकि पहला पेपर है। मैंने अब जल्दी से आपको ना एक टेस्ट पेपर बना के दिया, शुरुआत करी है। आगे जो हमारे प्रश्न पत्र आएंगे उनमें हमारा गद्यांश भी होगा और जो और ऑप्शन आपके आते हैं वो भी रहेंगे, ठीक है। तो यह प्रश्न बताया। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये जल्दी बताइएगा कि आपने 50 में से कितने प्रश्नों को सही किया, कितना सही उत्तर दिया और कितने गलत हो गए। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अब आप में से बहुत सारे छात्र जो केवल हमें YouTube पर ही देख रहे होंगे तो कह रहे होंगे कि मैम हमें समय तो दिया करिए हल करने का। तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि आप जानते ही हैं कि मैं यहाँ पर 50 प्रश्नों पर पूरे 50 मिनट नहीं, मतलब कि पूरा 1 घंटा या 1.5 घंटा ना तो अपना खराब करना चाहती हूँ ना आपका। आप जानते हैं आपको जो मैंने टाइम दिया है सोच समझ के करने का, वो आपको एप्लीकेशन पर दिया है। वो कहाँ दिया है वो भी मैं आपको फिर से समझा देती हूँ, फिर से एक बार उस बात को दोहरा देती हूँ जो आपने दिया है। तो मैंने आपको बताया है कि यह पेपर जो मैं अभी आपको हल करा रही हूँ, यह पेपर 1 दिन पहले आपके एप्लीकेशन पर आ चुका है। जहाँ पर आपको एप्लीकेशन कौन सा डाउनलोड करना है, निधि एकेडमी, इस पर आप जाएंगे तो यहाँ टेस्ट सीरीज जो आपको दिया हुआ है इस बॉक्स पर आपको जाकर इस प्रश्न पत्र को यहाँ पे से हल करना है। और हर दिन आपका प्रश्न पत्र, मतलब 1 दिन छोड़कर 1 दिन आपको टेस्ट पेपर मिलेगा एप्लीकेशन पर और अगले दिन आपको उसकी व्याख्या मिलेगी यूट्यूब पर। तो वो व्याख्या यानी यहाँ आप पहले प्रश्न करिए अपना, वहाँ देखिए कितना सही हुआ कितना गलत हुआ और कौन सा पॉइंट आपको नहीं समझ में आया, तो मैं इसी तरह से आपको व्याख्या करवा दूंगी। आपके कहने पर मैं आप लोगों को एक बैच दे रही हूँ वीडियो की परीक्षा के लिए। कंप्लीट बैच है, यानी सारी क्लासेस आपको एक साथ मिल जाएंगी, कोई लाइव बैच नहीं है। आपका मन करे 1 दिन में सारी क्लास पढ़ डालो, ठीक है, 10 दिन में पढ़ डालो, 15 दिन में पढ़ डालो, सारी क्लास आपको दी जा रही है हिंदी की यहाँ पर। और सबसे खास बात यह है कि आपकी डिमांड पर इस प्राइस को बिल्कुल
कम कर दिया गया है, एकदम ख़त्म। यहाँ सिर्फ सर्वर चार्ज है आपका, कि जब आप देखेंगे तो सर्वर चार्ज लगेगा, तो वो हमें कंपनी को देना पड़ता है। तो वही चार्ज है आपका 199, उसी में आपको इसे देखना है, ठीक है, वो सारी चीज़ें। तो आप ये बैच भी ले सकते हैं जिनको लगता है। तो बाकी हम इसी तरह से टेस्ट कराते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में अगले टेस्ट पेपर के साथ।